जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं एक तरह से देखें तो, क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम पास में आ गया है। तो हम लोग रिवीजन के तौर से लेके चलेंगे, जितना भी हम लोग रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो सारे रिवाइज करेंगे। और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे भी जो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इस चैनल पे, तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और अपना जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है साइंस से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, जब तक एग्ज़ाम से पहले तक में आपका बहुत सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए आज तो हम लोग फिर आज तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मेटल्स नॉन मेटल्स का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग आते हैं अपना, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग आते हैं अपना, तो देखते हैं कि द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अगर हम लोग देखें अपने प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, एक सेकंड रुकिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डिवाइड करे हैं दो टाइप्स में, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। अगर कोई भी अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको समझाने का कोशिश करेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट उसके उस टॉपिक से रिलेटेड जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस पर हम लोग एक खास करके एक वीडियो बना देंगे और उसका जो है आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो दो टाइप्स के आपके जो है आपको क्या किया गया है, एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, पहला मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। अब मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले आपको कोई दो चीज़ के बारे में अभी आपको जानना जरूरी है कि हम लोग किसको मेलिएबल कहते हैं और दूसरा आएगा डक्टाइल। हम लोग डक्टाइल किसको कहते हैं, वो दोनों चीज़ आपको सबसे पहले जानना जरूरी है, फिर हम लोग मेटल्स नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। तो देखिए मेलिएबल का मतलब ये होता है कि आपने एक हथौड़ा लिया, इस फिगर में देखिए ये आपके पास एक मेटल का रॉक टाइप्स का आपका एक मेटल दिया गया है जिसका रफ सरफेस है। अब आपने क्या किया अब आपने क्या किया कि इस हथौड़े से इस पर जो है आपने जो है क्या करने लगा, इस पर आपने मारना स्टार्ट किया, ठीक है। आपने इस पे क्या किया, मारना स्टार्ट किया, और इस मेटल्स को आपने एक थीन शीट में कन्वर्ट कर दिया, एक थीन शीट में। अब शीट वो आपका, जैसे आप जो खाना लेने जाते हैं होटल्स में तो जो आपको रैपर्स दिया जाता है खाना लपेट कर जिसमें वो, ठीक है, तो वो भी आपका एक मेटल से ही बना हुआ रहता है, उसको थीन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, उतना पतला में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो कौन से प्रोसेस से पतला किया जाता है, तो बस यही प्रोसेस है आपका मेलिएबल प्रोसेस से हम लोग उसको पतला करते हैं, ठीक है। तो मेलिएबल उसी को कहते हैं कि आपने एक हथौड़ी से एक मेटल को मार मार कर इतना पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया कि वो एक थीन शीट में कन्वर्ट हो गया, बस उसी प्रोसेस को हम लोग मेलिएबल कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हाँ गला में प्रॉब्लम है तो देखिए आपका डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा। मेलेबल मीन्स विच कैन बी बीटन विथ ए हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी या फिर मेलिएबल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ये कब होगा मेलिएबल, बिना ब्रेकिंग, यानी ये आपका मेटल जो है वो टूटना नहीं चाहिए, समझ गए, ये टूटना नहीं चाहिए, बिना टूटे हुए आपका ये थिन शीट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो आप इस प्रोसेस को कहेंगे मेलिएबल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अपना हमारा आगे जो है वो डक्टाइल है। अब डक्टाइल को देखते हैं, डक्टाइल किसको कहते हैं। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मेलिएबल में हैमर से मारकर थिन शीट में कन्वर्ट किया था, वैसे ही आप डक्टाइल में क्या करेंगे, इसको जो है आप स्ट्रेच करके यानी खींचकर आप इसको एक थीन वायर में कन्वर्ट करेंगे। एक इस देखिए फिगर में थीन वायर में आप इसको खींचकर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वो भी बिना टूटे हुए, ठीक है। सॉरी ये तो ब्रिटल का है, वायर आपका टूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका ब्रिटल का मतलब टूटना होता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिटल का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। पहली बात आप लोग ये बताइए कि डक्टाइल आपको समझ में आया कि नहीं। डक्टाइल का सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रेच करिए, खींचिए उसको और एक थीन वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, बस यही आपका डक्टाइल है, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है। अब उसके बाद फ्रेंड याद रखिएगा ब्रिटल, ब्रिटल आपका सिर्फ नॉन मेटल में होता है, ये तो आप जो है याद रखना है तो रख लीजिएगा। ब्रिटल प्रोसेस आप सिर्फ नॉन मेटल में ही लगाएंगे, क्योंकि ब्रिटल का खासियत ये है कि ये टूटता है और नॉन मेटल ही टूटेगा आपका, ठीक है।
छोटे छोटे पीसेज में ये टूट जाएगा, यानी ब्रेक इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। जैसे हम इसको खींचेंगे या फिर हम लोग इस पर हथौड़ा मारेंगे, एक नॉन मेटल हमारे पास है, इस पर हमने हथौड़ा मारा, ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। बस इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रिटल प्रोसेस कहेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ, गला खराब है तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो दिक्कत हो रही है, चलिए कोई नहीं। तो इतना आप समझ गए, चलिए इतना समझ गए तो अच्छी बात है। तो जब इतना हो गया तो आगे बढ़ेंगे जैसे ही हम लोग फ्रेंड। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स का सारा चीज़ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स पे आएंगे, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मेटल का बात हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होगा कि मेटल कहते किसको हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेटल्स आर एक सॉरी metals are the element that conduct heat and electricity and are malleable and ductile। metals उसको कहेंगे जो कि हीट को कंडक्ट कर सके, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, और वो मेलिएबल और डक्टाइल का प्रोसेस शो करे। ध्यान रखिएगा, यहाँ ब्रिटल का बात नहीं किया गया है, ब्रिटल का बात नहीं किया गया है। किसका किसका, सिर्फ मेलिएबल और डक्टाइल का नेचर शो करे, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे मेटल, ठीक है। एग्जाम्पल है मेटल का आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक, टीन, लीड, मरकरी, ये सब का क्या है, ये सब आपका मेटल है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए तो याद रखिएगा फ्रेंड, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर बाकी सारा मेटल जो है आपका किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जो एकलौता मरकरी ऐसा है जो आपका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। एकलौता मरकरी ही ऐसा है जो आपका रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, मरकरी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चलिए और अभी आपका जानकारी लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं, एक सेकेंड। फिर उसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे हम लोग मेटल्स पे लेकर चर्चा। तो मेटल्स आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर मेटल्स, जितने भी एलिमेंट्स हमारे मेटल्स हैं, बस हाइड्रोजन को छोड़कर, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। डोनेटिंग और लूजिंग बात सेम है। आप एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन को आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो आप पे चार्ज कैसा बैठेगा, पॉजिटिव आयंस आप पे बैठेगा, प्लस आयंस आपके पास चार्ज बैठेगा। तो उस तरह के चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका मेटल्स होता है। यानी Na+, आपने बहुत सा केमिस्ट्री के बुक में देखे होंगे Na+ लिखा हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, इससे ये आपको पता चलता है कि जो सोडियम मेटल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, किसी को दे दिया है। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये किसी को दे दिया है, इससे ये चीज़ हमको पता चलता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम Al+3 कर दें तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये अल्युमिनियम जो है अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। अब क्यों दे रहे हैं, किस लिए इस पर प्लस साइन लग रहा है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा इस पर, ठीक है। अभी आपको जितना जानना है आप इतना जानिए कि सिर्फ मेटल जो है वो आपका कैसा होता है, तो वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन करता है वो अपना, या फिर वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, और डोनेट करके वो कैसा साइन अपने ऊपर बनाता है, तो पॉजिटिव साइन अपने ऊपर बना लेता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये गला समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ऐसे मैं आपको हल्का सा दे दूँ जानकारी तो अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप निकालते हैं वैलेंसी, नहीं आपको पता है तो मैंने जो है ट्रिक के रूप में समझाया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं सोडियम का निकालना चाहूँ वैलेंसी, तो इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, 11 होता है। तो आप जैसे ही इसका वैलेंसी निकालते हैं तो 2, 8 और 1, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ रखा जाता है कि ये 11 हो जाए, इन सब का सम जो है कितना आ जाए, टोटल मिला के 11 आ जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको नहीं आता है वैलेंसी निकालना तो फिर एक बार आप जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। वैलेंसी कैसे निकाला जाता है प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाके वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे 2, 8 और 1 करेंगे सोडियम के लिए, तो कोई भी एलिमेंट्स ये चाहेगा कि हम अपना स्टेबल रहें, और स्टेबल रहने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है लास्ट वाला सेल में आपका क्या होना चाहिए,
या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो आपका क्या होता है, हम बोलते हैं कि वो एक स्टेबल आपका क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम के पास तो लास्ट वाले आउटर मोस्ट सेल में जो है आपका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब तो ये स्टेबल है नहीं, तो ये क्या करना चाहेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं तो अब मेरा आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, अब इसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो अब इसका आउटर मोस्ट सेल जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को अपना दे देगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को अपना दे देगा तब इसका आउटर मोस्ट सेल क्या बनेगा, ये एल वाला बन जाएगा। और लास्ट में 2 या 8 चाहिए, तो 8 अब इसका लास्ट में बन गया है। तो ओ सॉरी, तो लास्ट में इसका 8 बच गया है, और अभी मैंने बताया कि 2 या 8 होना जरूरी है, तो लास्ट में 8 बच गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, तो इस पर क्या हो जाएगा, Na पर एक प्लस साइन लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे साइन इस कारण से लगता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इसी तरह से आपका अल्युमिनियम का भी जो है आपका इसी तरह से आपका अल्युमिनियम का भी जो है वो Al3+ जो है, आप समझ गए होंगे कि अल्युमिनियम का 3+ कैसे हुआ, Al+3 साइन ऊपर कैसे लगा, जब इसका वैलेंसी निकालिएगा KLMN करके, तो अल्युमिनियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो जब आप यहाँ रखिएगा तो 2 8 3 होगा। लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 3 बचा, लेकिन 3 आपका तो स्टेबल होता नहीं है, तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, किसी को दे देगा, और इसका आउटर मोस्ट सेल अब बचेगा 8, तो अब स्टेबल हो जाएगा। यानी अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो ऊपर 3 साइन ले लेगा, इसलिए Al+3 लिखते हैं। ठीक है, और प्लस साइन सिर्फ मेटल पे ही आएगा। प्लस साइन क्या होगा, सिर्फ मेटल्स के ऊपर ही प्लस साइन का चार्ज आपको दिखेगा। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्लस साइन दिख रहा है तो समझिए वो कैसा है, वो आपका मेटेलिक नेचर का है, यानी वो मेटल है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मेटल को जो है दूसरा नाम यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं मेटल को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 2 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो शेयर नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा वो शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और तो इसलिए हम लोग मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। आपका अर्थ क्रस्ट पर यानी धरती के क्रस्ट पर जो है सबसे ज़्यादा मेटल मिलने वाला कौन सा है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे जो है आपका मिलने वाला मेटल है। लगभग 7% जो है आपके अर्थ क्रस्ट पे ये मिलता है। सेकंड भी याद रखिएगा, तो रख लीजिएगा। सेकंड आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल आपका क्या है, आयरन है। ठीक है, आयरन आपका सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है। उसके बाद परसेंटेज अगर आप याद भी नहीं रखिएगा तो कोई बात नहीं, आपको बस इनका नाम याद रहना चाहिए कि एक एल्युमिनियम सबसे पहले, दूसरे पे आयरन, और अगर आपसे सीक्वेंस पूछ दे कि सीक्वेंस बताइए कि द मेजर मेटल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कि कितने अबंडेंस अपना मेटल है अर्थ क्रस्ट पे, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम मिलता है अर्थ क्रस्ट पे, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, एल्युमिनियम को Al लिखते हैं, फिर आयरन होगा, फिर कैल्शियम होगा, फिर उसके बाद सोडियम होगा, फिर पोटेशियम होगा, और फिर उसके बाद मैग्नीशियम होगा। आप इस तरह से भी लिख के इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह का ये सीक्वेंस बनेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये चीज़ आपको जानकारी रखने का ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हैं, वरना इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फ्रेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कैसा क्या है क्या नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका सबसे पहला प्रॉपर्टी आ जाता है कि मेटल्स आर मेलिएबल।
डैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स विथ ए हैमर। आपको पता है कि मेटल जो है वो मेलेबल नेचर शो करते हैं और उनको हम लोग थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर से मारकर, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं। इसको हम लोग थीन शीट में हैमर से मार मार के कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल, इसको आप याद रख लीजिएगा। गोल्ड और सिल्वर मेटल जो है आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट मेलेबल मेटल माना जाता है, बिकॉज क्योंकि इनका हाई मेलेबिलिटी है। अगर आपसे रीज़न पूछ दिया तो क्या है, क्योंकि इनका मेलेबिलिटी का क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए यह क्या है आपके बेस्ट मेलेबल मेटल माने जाते हैं। उसके बाद अल्मुनियम फॉयल आर यूज टू पैकिंग फूड्स। अब जो फूड्स जो पैकिंग होते हैं, जैसे बिस्किट का रैपर्स देखे होंगे आप, चॉकलेट का रैपर्स देखे होंगे, मेडिसिन का जो रैपर्स होता है, सिगरेट का जो रैपर्स होता है, जो रैपर्स होता है, उन सब का जो फॉयल रहता है, जो पैक किया हो रहता है जिसमें, जो जिस फॉयल में, ठीक है, जिस प्लास्टिक में, वो प्लास्टिक आपका अल्मुनियम फॉयल का ही होता है, जिसको हैमर से मार मार के थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। समझे? तो ये चीज़ आपका छोटा मोटा जानकारी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मेटल आर डक्टाइल्स। डक्टाइल नेचर भी वो शो करते हैं, आपको पता ही है। डैट मेटल्स कैन ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थीन वायर, उसको हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, ठीक है। सो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो है आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल है, और मेलेबल भी आपका गोल्ड ही था, गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे गोल्ड जो है आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल भी है। क्यों? तो एक आप यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा कि 1 ग्राम गोल्ड अगर आप लेते हैं और उसको आप ड्रॉन करते हैं थीन वायर में, अगर उसको आप थीन वायर में कन्वर्ट करते हैं तो कम से कम वो 2 किलोमीटर का एक लंबा वायर बनेगा। एक पतला वायर गोल्ड का 2 किलोमीटर का बनेगा, कितना में? 1 ग्राम सोना में। 1 ग्राम सोना में आपको 2 किलोमीटर का आपका क्या बनेगा? एक थीन वायर बनेगा गोल्ड का, ठीक है। सिल्वर इज ऑल्सो एमॉन्ग द बेस्ट डक्टाइल मेटल। फिर उसके बाद कॉपर एंड अल्मुनियम मेटल आर वेरी डक्टाइल एंड वेरी ड्रॉन इनटू थीन कॉपर वायर एंड अल्मुनियम वायर। बाकी ये सब आपका छोटा मोटा जानकारी है, अगर आपको याद रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैग्नीशियम वायर आर यूज टू साइंस एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। आप इसको याद रख सकते हैं, लेबोरेटरी में आपका कौन सा वायर, तो मैग्नीशियम वायर यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए। और जो टंगस्टन मेटल है आर यूज टू मेकिंग ए फिलामेंट्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट लगते हैं उसमें मेटल कौन सा यूज़ किया जाता है, तो टंगस्टन मेटल यूज़ किया जाता है। आप इसको याद रखना है तो रख सकते हैं। ठीक है। बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से हल्का सा मज़ा कम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास टाइम बहुत कम है तो पढ़ाई जो है आप काफ़ी सीरियसली कर लीजिए, ठीक है। मजाक वजाक अभी न चलाइए आप लोग। चलिए थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस रखिए। देखिए गला खराब होने के बावजूद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका जो है टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा कीमती हो चुका है। तो देखिए थर्ड वाला जो है आपका क्या है, थर्ड है आपका कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है आपका कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। जैसे सिल्वर मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर का जो है, सिल्वर मेटल को हम लोग बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मानते हैं, वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ हायर थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि सिल्वर मेटल के पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने का काफ़ी ज़्यादा हायर उसके पास क्या होता है, क्षमता होती है। उसी तरह से आपका कॉपर और एल्युमिनियम भी जो है वो काफ़ी अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो खाना बनाने में जो यूज़ करते हैं मेटल का, वो इन्हीं सब मेटल का यूज़ करते हैं, कॉपर का या एल्युमिनियम का ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग खाना बनाने के लिए क्योंकि ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट ये काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम लोग का खाना भी काफ़ी जल्दी बन जाता है। मामूली सी बात है, आप सोचिए कि हम क्यों ऐसा मेटल यूज़ करेंगे जो जल्दी गर्म ही नहीं होता हो, फिर आपका खाना काफ़ी लेट बनेगा। तो इसलिए हम लोग उस तरह का मेटल यूज़ करते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी हीट को काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करे और हमारा खाना जल्दी से जल्द पक के तैयार हो जाए। तो कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर ये सब चीज़ें आपके क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं। बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द मेटल इज लेड। ये याद रख सकते हैं कि आपका पुअरेस्ट अगर देखें हीट में कौन है, तो लेड है। लेड आपका जल्दी क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है।
लीड आपका। उसके बाद मरकरी मेटल इज ऑल्सो ए पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो आपका मरकरी मेटल है वो एक ऑल्सो एक पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ये भी आप याद रखना है तो रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पीछे हमने देखा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अब हम लोग देखने वाले हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सिंपल से आप यहाँ पे याद रखिएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपका सिल्वर मेटल जो है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ठीक है, आप सिंपल सा आप इतना ही आप याद रख सकते हैं। ऐसा आप मेटल में आप जानते हैं कि हर मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी में गुड कंडक्टर है। अब आपको यहाँ पे हल्का सा एक जानकारी लेना जरूरी है कि ये जो वायर है ये तो आपका मेटल यहाँ पे निकला हुआ है ये सारे, लेकिन इसके ऊपर जो रैपर्स ये लगे हुए हैं ये चीज़ ये प्लास्टिक का, ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है? तो द इलेक्ट्रिक वायर्स कैरिंग करेंट इन आवर होम्स हैविंग ए कवरिंग ऑफ प्लास्टिक सच एज, किस चीज़ का होता है? तो वो पीवीसी का होता है। पीवीसी जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, अब पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो एक इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर किसको कहते हैं वो तो आपको पता ही है कि जिसमें आपका क्या हो इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या करता हो कंडक्ट ना करता हो, उसी को कहते हैं इंसुलेटर। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है यानी पीवीसी जो है आपका क्या है? यही आपका प्लास्टिक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। क्या है कि मेटल्स आर लशर्स, यानी मेटल जो है वो शाइनी होते हैं, चमकते हैं और कैन बी पॉलिश्ड। अब हम उसको पॉलिश्ड भी कर सकते हैं यानी पेंट भी कर सकते हैं मेटल्स को। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। सारे मेटल जो है वो जनरली हार्ड ही होते हैं, बट कुछ मेटल्स को छोड़कर जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये आपके मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और इनको हम लोग चाकू से आराम से काट सकते हैं। ये हमारा चाकू है, नाइफ है। अब इसको हम ये जो आपका सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को हमने चाकू से आराम से काट दिया, तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम लोग जो है नाइफ से इसको आराम से काट सकते हैं। तो सारे मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं बट सोडियम को और पोटेशियम को छोड़कर। सारे आपके टॉपिक यहाँ पे रिवीजन में करा दूंगा, बस आप जुड़े रहिएगा। बस आपके लिए बस इतना ही करने का, आप जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट 7th आपका प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट, सारे मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बस सोडियम को पोटेशियम को छोड़कर, ये स्ट्रॉन्ग आपके नहीं होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है फिजिकल में? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद आपको पता ही है कि मरकरी आपका ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है एट ए रूम टेम्परेचर। ये तो हम लोग सबसे पहले स्लाइड में ही पढ़ लिए थे। चलिए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, बट कुछ का छोड़ के जैसे पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम को आपको छोड़कर इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग उतना नहीं होते हैं। और साथ साथ में और भी कुछ है जैसे गैलीलियम है, सीजियम है, इनका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये इतने इनके कम मेल्टिंग पॉइंट हैं कि इनको अगर हम लोग हाथ पे रख लें, सीजियम हुआ, गैलीलियम हुआ, इनको तो ये पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अब हमारे हाथ के गर्मी से, यानी हमारे बॉडी का गर्मी से ही ये पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है इन लोगों का, गैलियम और सीजियम इन सब का। ठीक है, तो बस आपको इतना ही, आपको बस ओवर व्यू आपको रखना है सारे चैप्टर्स का, जो है ऊपर ऊपर आपको जो है जानकारी हल्का रखना है, ज़्यादा याद आपको नहीं करना है। तो बस आप खाली जुड़े रहिए, सुनते रहिए जो हम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, 10th वाला जो है आपका क्या कहता है? 10th वाला है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ये सारे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। हर मेटल्स का आपका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बट वही दो आपके सब्सटेंस, वही दो एलिमेंट्स पोटेशियम एंड सोडियम हैव ए लो डेंसिटी। ये तो आपके लिए ईजी हो गया, बस वही दो आपका बार बार आ रहा है, बस उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, सारे मेटल्स में हार्ड हैं तो ये दोनों सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये दोनों सॉफ्ट है।
इनका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम है सोडियम और पोटेशियम का। बाकी सारे मेटल्स का आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, डेंसिटी भी हाई होता है, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। उसके बाद 11th वाला क्या बोल रहा है भाई साहब? भाई साहब बोल रहा है कि मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज मेटल्स मेक ए साउंड एंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। अरे आपके स्कूल में बेल है, उसको बजाया जाता है टन 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 टन, और काफ़ी दूर तक जो है उसका साउंड जाता है, हर क्लास में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो किस चीज़ का होता है? वो भी एक मेटल है। तो मेटल्स के पास काफ़ी ज़्यादा सोनोरस होता है, वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा साउंड जो है वाइब्रेट काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल उतना ज़्यादा साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। इसको आप याद रख सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज़ को तो रखिए, नहीं तो नहीं भी रखिए तो कोई बात नहीं। तो मेटल्स जो है यूजुअली ग्रे कलर के या फिर सिल्वर कलर के होते हैं, आपको कॉपर और गोल्ड को छोड़कर, क्योंकि कॉपर आपका रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, और आपका गोल्ड जो है वो आपको पता है, गोल्ड आप हर जगह देखते हैं दुकान में, कैसा होता है? येलो कलर का होता है, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे मेटल जो है वो सिल्वर या फिर ग्रे कलर के आपको दिखते हैं, बस। तो भाई साहब यहीं तक आपका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, मेटल्स के। मेटल्स का सारा पढ़ लेंगे, फिर नॉन मेटल्स पे आएंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स का छोटा सा है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है कि सबसे पहले बोलता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये, ओहो, कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन और एयर। डर गए? तो मेटल को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ये सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है। जैसे आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो आपको मिलता है MgO, मिलता है ना? मिलता है कि नहीं मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बस यही है, आपका मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन O2 है, मिलकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपका एक मेटल ऑक्साइड है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो यही आपका होता है आपका सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आपको मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन 2 होगा, यहाँ T लिखा है, 2 होगा, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर इन बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर होगा। जैसे वहाँ पे MgO आया था तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, मेटल ऑक्साइड बीइंग टू टर्न्स रेड लिटमस टू द सॉल्यूशन ऑफ ब्लू। ये बात आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड जो है वो आपका बेसिक होता है, तो जब हम उसको रेड लिटमस में डालेंगे, यानी रेड लिटमस पेपर में हम उसको जब डालेंगे सॉल्यूशन में, तो किस कलर का हो जाएगा? वो ब्लू कलर का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ये चीज़। चलिए क्या है भाई साहब, हाँ यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि सोडियम मेटल्स है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो Na2O बन गया, यानी सोडियम ऑक्साइड आपका बन गया, या मेटल ऑक्साइड, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट्स वाइगोसली विथ ऑक्सीजन, दे कैच फायर, स्टार्ट बर्निंग व्हेन केप्ट इन ओपन इन द एयर। अच्छा, ये बात आप ध्यान रखिएगा भाई साहब यहाँ पर, कि सोडियम मेटल को अगर आप खुले हवा में छोड़ दीजिएगा तो उसमें जो है कैच फायर, यानी उसमें आग लगने का काफ़ी ज़्यादा क्षमता जो है वो होता है। अगर आप उसको खुले हवा में सोडियम मेटल को निकाल के रख दीजिएगा तो उसमें आग लग सकता है, ठीक है, फायर हो सकता है, उसमें आग लग सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैच फायर, स्टार्ट बर्निंग, बर्निंग व्हेन केप्ट ओपन इन द एयर, एयर में जैसे रखेंगे हम लोग। इसीलिए पोटेशियम हो चाहे सोडियम मेटल हो, उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं अंडर किरोसिन ऑयल। किरोसिन ऑयल के अंदर हम उसको स्टोर करके रखते हैं, प्रिवेंट देयर रिएक्शन, उनके रिएक्शन को बचाने के लिए। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, या फिर मॉइस्चर के साथ, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। बचाने के लिए हम लोग उसको किरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। किसको किसको? पोटेशियम को और सोडियम को, और एक मेटल है, ठीक है, जिसको मैं आगे आपको नीचे बताऊंगा कि वो कौन सा मेटल है।
So since potassium and sodium metals react with oxygen at room temperature, therefore potassium and sodium are the very reactive metal. इसीलिए पोटेशियम और सोडियम मेटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे पहले ऊपर में यही दोनों होते हैं। आपको मैं रिएक्टिविटी सीरीज इसी में पढ़ाऊँगा, इसी चैप्टर में आगे है, मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है एम्फोथेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं उसके बारे में। So those metals oxides which show basic as well as acidic behavior are called एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड उसको कहते हैं फ्रेंड जो एसिडिक और बेसिक यानी बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर दोनों शो करे, उस मेटल्स ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे क्या, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। अब इस सर्कल में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। एम्फोथेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एम्फोथेरिक ऑक्साइड जो है वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी, बेसिस के साथ भी, और क्या फॉर्म करता है, तो सॉल्ट एंड वाटर जो है वो आपको फॉर्म करता है। अब यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, आप रिएक्शन देख लीजिए। अल्युमिनियम मेटल जो है रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, आपको बना यहाँ पर मेटल ऑक्साइड जिसका नाम है अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब जो है हमने क्या किया, इसको सबसे पहले, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपका कैसा है, ये आपका एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, कैसे हमको पता लगा, तो सबसे पहले हमने Al2O3 को रिएक्शन करवाया किससे, HCl से। HCl से हमने इसका रिएक्शन करवाया। तो इसका जब मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो अल्युमिनियम जो है यहाँ के वो Cl को लिया अपने पास, और यहाँ से अल्युमिनियम जो है Cl के साथ रिएक्शन कर गया और बन गया यहाँ पर 2AlCl3, और इधर आपका वाटर फॉर्म कर गया। कब, जब हमने इसको एसिडिक में रिएक्शन करवाया। और जैसे अब हमने इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाया यानी 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया AlO2 NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट जिसको बोलते हैं, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है, और आपका वाटर फॉर्म हो जाता है। ये आपका रिएक्शन कब होता है, जब बेस के साथ रिएक्शन होता है, तब ये आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, जब आप बेस के साथ इसका क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवाएंगे, तब आपका ये रिएक्शन फॉर्म होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। एम्फोथेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं, जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों शो करते हों। MCQ में इससे डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, बस मैं जितना पढ़ाया हूँ इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ज़्यादा आपको टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, साइंस में आपको और मैथ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जितना मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ आप बस उनको रिवीजन करते जाइए। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो मेटल का, तो ध्यान दीजिएगा, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म कर जाता है। ठीक है, जिसको आप मेटल ऑक्साइड भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस को भी जो है अपना फॉर्म करता है ये। ठीक है, रिएक्शन क्या है कि व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ वाटर, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों में ये आपका रिएक्शन होगा। कोल्ड वाटर भी हो चाहे हॉट वाटर, दोनों में। कोल्ड वाटर में अगर होगा यानी नॉर्मल आपका वाटर है, तो मेटल प्लस वाटर आपका क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को फॉर्म कर जाएगा, ये कोल्ड वाटर के प्रेजेंस में। वही आपका हॉट है यानी स्टीम है, ठीक है, भाप है, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे आपको मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। नॉर्मल वाटर के प्रेजेंस में आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, और स्टीम के प्रेजेंट में आपका मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड आपका फॉर्म करेगा। जैसे पोटेशियम को जब आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ प्लस हीट तो आपका निकलेगा ही हीट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये रिएक्शन आपको फॉर्म हो जाता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, चलिए आ गया तो अच्छी बात है। चलिए आपको इतना आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, अभी हम लोग का वही चल रहा है, यही वाला एक बार फिर से पढ़ लिया जाए।
क्या बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन मेटल का, ठीक है। तो कुछ नहीं था आपका, यहाँ पे क्या करना था, मेटल आपका जैसे पोटेशियम हुआ तो हमने 2 मोल्स पोटेशियम के लिया प्लस वाटर लिया था, उसको जब रिएक्शन करवाएं तो देखिए जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं के को H2O से, H2O का मतलब होता है H और OH, ऐसे होता है इसका बॉन्डिंग H2O का। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो K है इस OH को लेके बाहर जाता है और यहाँ से ये जो H है वो आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका KOH तो बाहर निकल गया और ये H जो बचा वो आपका H2 निकल जाता है बाहर, और प्लस जो भी आपका हीट निकलता है वो होता है। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मोल्स है इसलिए यहाँ पे H2 लगा है। अब इससे कन्फ्यूज़न ना हुआ, वहाँ पे सिंपल सा H बचा था तो यहाँ पे H2 कैसे आ गया। तो यहाँ पे जो वाटर है वो भी 2 मोल्स है तो इसलिए यहाँ पे H2 हो जाएगा, 2H हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ KOH भी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए, तो इसी का आगे 2-3 और एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे जिंक मेटल का है। जिंक जब H2O से रिएक्शन करता है तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा जिंक, H2O को मैंने तोड़ा, इस फॉर्म में H2 हमेशा टूटता है। जब इसका रिएक्शन हुआ तो ये जिंक मेटल जो है वो इस OH को लेके गया अपने साथ, तो यहाँ पे बन गया आपका, सॉरी इस तरह से नहीं, यहाँ पे देखिए ये जिंक है, ये H2O के साथ जो है आपका रिएक्शन होता है इसका, तो ये O को लेके जाता है, H2 यहीं पे रह जाता है और ये O इस तरह से। तो ये जिंक जो है वो O को ले जाता है यहाँ से, तो आपका ZnO बन जाता है और ये H2 जो है वो आपका बाहर निकल जाता है H2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है जिंक मेटल के साथ। स्टीम यानी ये वहाँ पे वाटर कैसा है, वेपर फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। उसमें जो था वो आपका कोल्ड फॉर्म में था यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे जो था ये कोल्ड रिएक्शन था, यानी ये वाला रिएक्शन देखिए, ये ऊपर वाला। जब मेटल जो है सिंपल सा वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, जैसे यहाँ पर KOH, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस आपका निकाल देता है। बट वही मेटल जो है अगर एक वाटर के स्टीम से यानी वेपर से अगर रिएक्शन करता है तो वहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो बस वही रिएक्शन जब है आपका इधर नेक्स्ट वाला में था यहाँ पर कि जिंक जब स्टीम से रिएक्शन किया, H2O स्टीम। अब वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो स्टीम है कि सिंपल सा वाटर है। तो अगर स्टीम से रिएक्शन करेगा तो आपका सिंपल सा जिंक ऑक्साइड या फिर जिसको आप मेटल ऑक्साइड कहते हैं, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका रेड हॉट आयरन, जिसको आप Fe बोलते हैं। तो Fe का रिएक्शन आपने फिर से स्टीम के साथ किया, 4 मोल ऑफ H2O के साथ किया, तो आपको यहाँ पे मिला आयरन 2nd 3rd ऑक्साइड, अब प्लस में आपका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। इन रिएक्शन को बस एक बार आपको गो थ्रू करना है, आपको देखना है, सिर्फ याद नहीं करना है, ठीक है। आपको एक बार खाली मन में बैठा लेना है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इन सारे रिएक्शंस को आपका हो जाएगा। इनको याद आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ जो है हम लोग मेटल का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में से हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि यूजुअली देखें तो वहाँ से हाइड्रोजन का ही डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी उसका चेंज होता है। जैसे यहाँ पर मेटल और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो आपका बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो सोडियम मेटल है, इसको हमने डाइल्यूट एसिड यानी HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक डाइल्यूट फॉर्म में है, उसको हमने लिया है। और जब इसका रिएक्शन करवाया तो हमको मेटल ऑक्साइड बनना है। तो यहाँ से ये सोडियम जो है वो 2 मोल ऑफ Cl को ले गया अपने साथ और प्लस में H2 जो है आपका बाहर निकल गया। इसको अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं करना चाहूँ इस रिएक्शन को, तो देखिए ये कैसे हुआ है। अगर कहीं खाली जगह मिल जाएगा तो मैं अभी आपको बता दूंगा। जैसे कि खाली जगह जो है अगर मैं देखना चाहूँ आपको, ये सारा तो अभी आपको पढ़ना ही है, रिएक्टिविटी सीरीज से भी जो है आप समझ लीजिएगा। मैं अगर एक खाली स्पेस लेना चाहूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड। मैं एक खाली स्पेस जो है वो ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, मिल जा, चलिए यहीं मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ पर, वहाँ पे मैंने 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिया था, 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिया था ना, प्लस में आपका 2 मोल्स ऑफ क्या था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 2 मोल्स ऑफ HCl था, यानी कि एक तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन था और एक आपका क्या था, 2 मोल्स ऑफ क्या था, क्लोरीन था।
2 मोल्स ऑफ का मतलब Cl2, 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन थे। 2HCl का मतलब क्या होता है, 2HCl, यहाँ पे 2HCl का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है, यही इसका सिंपल सा मतलब होता है। तो यहाँ से ये सोडियम 2 मोल्स वाला जो है उस क्लोरीन 2 मोल्स को लेके यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NaCl बना देगा, अब प्लस में ये आपका H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। बस यही रिएक्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। उम्मीद है आपको कन्फ्यूज़न ना हुआ हो। तो यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन था इसमें आपको यही देखने को मिला, ये वाला, समझ गए। इसी तरह से ये एल्युमिनियम का देख लीजिएगा रिएक्शन, और इसी तरह से आपका ये कॉपर का है। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर कॉपर को जब हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे नो रिएक्शन आ रहा है, ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं काम, रिएक्टिविटी सीरीज को ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस रिएक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा फ्रेंड, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला कौन सा मेटल है, उसको एक सीरीज में किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है इंक्रीजिंग से। तो बस उसी को हम लोग, उसी सजावट को हम लोग, उसी अरेंजमेंट को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन उसका है रिएक्टिविटी सीरीज का कि द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स ए वर्टिकल कॉलम है जो इस तरह से ऐसे ऐसे नीचे की ओर ऐसे किया जाता है, वो वर्टिकल कॉलम होता है। तो ए वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो उसी को आपको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपका लिथियम है, लिथियम सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। फिर उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, जिंक, गोल्ड। ये इस तरह से आपका क्या है, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। रिएक्टिव करने का क्षमता सबसे ज़्यादा किस में कितना है वो आपको यहाँ पे सीरीज में बनाया हुआ है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल आपको दिख रहे हैं वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाले मेटल हैं। और हाइड्रोजन से जितने नीचे भी आपके मेटल दिख रहे हैं वो सारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, यानी बहुत कम आपको रिएक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा ये इनका रिएक्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है कॉपर, यानी हाइड्रोजन से लिस्ट रिएक्टिव है आपका कॉपर, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये कॉपर जो है कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसके जगह पे खुद नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपर से ज़्यादा पावरफुल आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल आपका लीड है, लीड से ज़्यादा पावरफुल आपका टीन है, टीन से ज़्यादा पावरफुल आपका आयरन है, आयरन से ज़्यादा पावरफुल आपका जिंक है, जिंक से ज़्यादा पावरफुल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से ज़्यादा पावरफुल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से ज़्यादा पावरफुल कैल्शियम है, कैल्शियम से ज़्यादा पावरफुल सोडियम है, सोडियम से ज़्यादा पावरफुल पोटेशियम है, पोटेशियम से भी ज़्यादा पावरफुल लिथियम है रिएक्शन में। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन को कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता है, ना ही हाइड्रोजन जो है ना ही जो मरकरी है मरकरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ना ही सिल्वर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ना ही गोल्ड हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो बस यही कारण था रिएक्टिविटी सीरीज, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यही कारण था कि यहाँ पे नो रिएक्शन होने का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है तभी रिप्लेस होगा जब इधर का मेटल इससे ज़्यादा जो है मोर रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर, यानी अभी इस केस में हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आप देखिएगा यहाँ पर जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर। ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, उसके नीचे कॉपर है। तो जो ऊपर होता है वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो अभी हाइड्रोजन आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, इसीलिए इस रिएक्शन में आपका कॉपर जो है वो कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और CuCl नहीं बना सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्या, नो रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा नो रिएक्शन यहाँ पे क्यों हुआ। चलिए तो इतना आप समझ गए, चलिए इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अभी रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ट्रिक बताऊंगा, याद कैसे करना है, घबराइए नहीं, उससे क्वेश्चन भी आता है सीरीज से, रिएक्टिविटी सीरीज से। कुछ यहाँ पे रिएक्शन मैंने आपको दे रखा है, आप देख लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे सोडियम को आप जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं
तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो सोडियम है वो SO4 को क्या करता है, अपने साथ ले लेता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। और इसका रीज़न भी आप समझ गए होंगे क्यों। अब आप समझिए खुद से, इस हाइड्रोजन को ये सोडियम जो है वो रिप्लेस किया है, यानी हाइड्रोजन को मार के भगाया है और इसके जगह पे खुद आ गया है। हाइड्रोजन को बोला है क्या, सोडियम जाके, हाइड्रोजन को सोडियम जाके बोला कि तू हट और हम वहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के ये सोडियम आ गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा सोडियम। तो अगर हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाएं अगर हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाएं तो यहाँ देखिए, ये रहा यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन और ये रहा यहाँ पर कहीं सोडियम। तो आप खुद से देख लीजिए कितना पावरफुल है हाइड्रोजन से। तो इसलिए वहाँ पर वो रिएक्शन हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर रिएक्शन हुआ है। तो सोडियम को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम जो है वहाँ पे आया है और Na2CO SO4 जो है बनाया है और हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल गया है। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके MgSO4+H2 बन गया है। उसी तरह से ये सारा यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है। उम्मीद है अब आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा, नो रिएक्शन कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये कॉपर जो है वो H2 को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन होगा नहीं। तो यहाँ देखिए नो रिएक्शन लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी आपके टर्म में जो है एक क्वेश्चन आता है एक्वा रेजिया से। एक्वा रेजिया किसको कहते हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा 1 नंबर का पूछ देता है, तो आप इसको याद रखेंगे क्या, कि एक्वा रेजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है, HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो 1 पार्ट आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और 3 पार्ट आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखिएगा दोनों आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, एकदम नया नवेला आपका क्या है, एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड, कहीं यूज नहीं हुआ है, एकदम फ्रेशली निकला हुआ एसिड है लेबोरेटरी से, ठीक है। तो लेबोरेटरी से आपका क्या हुआ, एकदम नया निकाला हुआ एसिड ये है, ठीक है, कहीं भी इसका यूज नहीं किया गया है, लैब से निकाला हुआ एकदम नया है एसिड, ठीक है। तो उस तरह के एसिड को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एकदम फ्रेशली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो आपका 1 पार्ट होना चाहिए HNO3 और 3 पार्ट होना चाहिए आपका क्या, HCl, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या बना, तो इसका रेशियो बना 1:3, 1:3 इसका रेशियो बना। ये क्वेश्चन आता है रेशियो से कि एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना रेशियो होता है। तो याद रखिएगा 1:3 रेशियो होता है। और आपसे पूछ भी देता है एसिड से भी रिलेटेड कि एक्वा रेजिया में कौन से 2 एसिड होते हैं। याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है एक, और एक आपका क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। एक्वा रेजिया इज ए हाईली कोरोजिव, ये ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीडली कोरोजिव ये करता है, यानी मेटल को जब सबसे ज़्यादा जंग लगाने वाला ये पार्ट है आपका एक्वा रेजिया। फ्यूमिंग लिक्विड, यानी कोरोजिव मीन्स होता है क्या, कि वो जो है कोरोजन का कारण होगा, जंग लगने का कारण आपका होगा, ठीक है, उसी को कोरोजिव कहते हैं। एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल, सारे मेटल को एक्वा रेजिया जो है वो गला सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेटल पे अगर एक्वा रेजिया गिर गया तो वो मेटल गला सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड को भी ये डिजॉल्व कर सकता है एक्वा रेजिया, और प्लेटिनम मेटल को भी ये डिजॉल्व कर सकता है, इतना ये स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एक्वा रेजिया। चलिए उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आया रिएक्टिविटी सीरीज, अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है अपना रिएक्टिविटी सीरीज समझते हैं और इसका ट्रिक समझते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का आपने डिफिनीशन देख लिया और आपने देख लिया कौन सा मेटल किसके ऊपर है। अब हम लोग इसका एक ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है, कि ट्रिक से हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे। देखिएगा फ्रेंड, अब हम इसका ट्रिक बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ट्रिक आपका ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्या है लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। लिखा हुआ है कल नानी का मंगल, MG और AL, मंगल, जिंदगी फिर संत प्रभु के को आप याद नहीं रखिएगा, ऐसे आपको ये बनाने के लिए रखा गया है। के हाथ कृपा लिखा है, ऐसे कृपा पढ़िएगा। मरकरी सिल्वर गोल्ड, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, पूरा सीक्वेंस में आपका याद हो जाएगा।
उम्मीद है आपको याद हो गया। एक बार मैं फिर से आपको स्पीडली पढ़ के दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है, कल नानी का मंगल जिंदगी, फिर संत प्रभु के हाथ, कृपा मरकरी सिल्वर गोल्ड। यहाँ पे एक और चीज़ याद रख सकते हैं, दे, मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। चलिए, तो आपको याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, कैसे आपको याद रखना है। कल वाला में के से हो गया आपका पोटेशियम, नानी में से Na से हो गया सोडियम, Ca से हो गया आपका कैल्शियम, Mg से हो गया मैग्नीशियम और Al से हो गया अल्युमिनियम मंगल। जिंदगी में Zn से आपका हो गया जिंक, फिर वाला में Fe से आपका हो गया आयरन, संत वाला में Sn से हो गया आपका क्या चीज, लेड, ठीक है। और प्रभु Pb से आपका क्या हो गया यहाँ पर, टीन, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, वही तो मैं कंफ्यूजन हो गया था। देखिएगा फिर से, Sn संत, संत से आपका क्या हो गया यहाँ पर, संत से यहाँ पर हो गया टीन। ओहो डिलीट हो गया क्या, ओह एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड, नहीं ठीक है। Sn से आपका क्या हो गया यहाँ पर, Sn से हो गया यहाँ पर टीन, और Pb से हो गया आपका लेड, ठीक है। P यहाँ पर है B, प्रभु का Pb से हो गया लेड, और K को छोड़ दीजिएगा। हाथ वाला में H से हो गया हाइड्रोजन, कुरपा में यानी Cu से हो गया कॉपर, मरकरी सिल्वर गोल्ड। इस तरह से आप इसको सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पूरा कवर करा दिया। अब आप इसको याद रखिएगा इस ट्रिक से। अब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखिएगा कैसे बना लेंगे वो सारा चीज़। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है। फोर्थ कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल का रिएक्शन जो है अब आपको सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ बोला है। तो कुछ नहीं, ये रहा सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, ये आपका सॉल्ट है एक, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, प्लस में आपका जिंक। अब इनका रिएक्शन होता है तो अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है और हाइड्रोजन के ऊपर आपका जिंक होता है कहीं पर, ठीक है। यानी कि ये कॉपर जो है जिंक जो है इस कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ से ये जिंक जो है इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया तो ZnSO4 बन गया, प्लस कॉपर बेचारा बाहर निकल गया। उसी तरह से आयरन भी कहीं हाइड्रोजन के ऊपर ही आता है, ठीक है, कॉपर से बेचारा नीचे ही, बल्कि कॉपर से ज़्यादा ऊपर ही होता है हाइड्रोजन आपका। तो यहाँ पर आयरन भी जो है उस कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ से कॉपर को बेचारा आयरन रिप्लेस किया और FeSO4 बनाया, प्लस में आपका कॉपर बाहर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो उम्मीद है आपको रिएक्शन कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिएक्शन होता है, रिएक्टिविटी सीरीज का क्या यूज़ होता है रिएक्शन में, यह भी आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए गला फंसने के बावजूद मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। बाकी इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफ़ी जम के करने वाले हैं एग्ज़ाम तक। तो आप लोग जुड़े रहिएगा इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो और बेहतरीन क्लास में आपको लाने का कोशिश करूँगा, और वो भी जल्द से जल्द। एग्ज़ाम से पहले तक मैं आपका बहुत सा मटेरियल मैं आपको दे दूँगा। अगर आप अपने दोस्तों में बहुत अच्छे से फैलाएँ इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा शेयर किए, तो और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले तक में। और नोट्स चाहिए या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। EduFest का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर PDF के द्वारा। तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का MCQ टाइप क्वेश्चन का आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फिफ्थ आपका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, तो आपको पता है सिंपल सा रिएक्शन है, क्या है, 2 मोल ऑफ तो सोडियम भी है और 2 मोल्स ऑफ आपका क्या है, क्लोरीन भी है। तो इन दोनों में से ये दो जो है वो कॉमन निकल जाएगा और 2 यहाँ बाहर आ जाएगा और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो NaCl यहाँ पे ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका ये रिएक्शन बना, यहाँ पे आपका एक सॉल्ट जो है कॉमन सॉल्ट आपका क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 देखते हैं। 6 आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, जैसे सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, सेम वही चीज़, 2 मोल ऑफ यहाँ सोडियम भी है,
प्लस 2 मोल्स ऑफ यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो ये 2 और ये 2 मिलके कॉमन बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों जो है आपस में अटैच हो जाएंगे NaH। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होता है यहाँ पर। उम्मीद है अब आपको रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, काफ़ी इजी रिएक्शन है। अब आए हम लोग यूजेस पे, मेटल्स के यूजेस पे। जितना भी मेटल्स के बारे में पढ़ना था आप पढ़ चुके, अब हम लोग यूजेस पे आ गए हैं। ठीक है, यूजेस करके अब हम लोग का मेटल का सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो यूजेस देख लेते हैं मेटल का क्या क्या है। कॉपर एंड अल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स टू क्राई करेंट। दिस इज़ बिकॉज कॉपर का यूज़ हम लोग जो है वायर के लिए करते हैं, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी से जो लाइट आता है, करेंट आता है, उसमें जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं वो कॉपर का या फिर अल्युमिनियम का ही होता है। इसलिए क्योंकि कॉपर और अल्युमिनियम आर वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि इनमें कॉपर और अल्युमिनियम में काफ़ी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। एंड हेंस वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कॉपर और अल्युमिनियम आपके सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। ये पहला यूजेस हुआ। दूसरा है आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू द हाउस होल्ड यूटेंसिल एंड द फैक्ट्री इक्विपमेंट। जो आपके घर में बर्तन उर्तन है उन सब में भी हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। कॉपर आयरन और अल्युमिनियम के तरह के बर्तन का हम लोग यूज़ करते हैं, और अदर फैक्ट्रीज में भी बहुत सा इसका यूज़ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं, इस तरह के सारे चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। मैंने सारा चीज़ इसमें लगा दिया है, कुछ भी छूटा नहीं, आपका शॉर्ट रिवीजन में सारा चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड है आपका यूज़ कि आयरन इज़ यूज फॉर कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के द्वारा जो अमोनिया हम लोग जो बनाते हैं, उस प्रिपरेशन में जो कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, वो भी उसमें भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आयरन मेटल का ही करते हैं, यानी मेटल का ही हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। फोर्थ है कि जिंक इज़ यूज फॉर गल्वेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट आवर रस्टिंग। जो जंग लगता है लोहा में, उसमें हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोहा को गल्वेनाइजेशन का जो यूज़ करते हैं, यानी जिंक मेटल का जो यूज़ करते हैं, वो भी आपका एक मेटल ही होता है। उसी तरह से क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए या फिर जो भी इलेक्ट्रो प्लांटिंग के लिए जो आपका यूज़ होता है, प्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए, उन सब में हम लोग क्रोमियम मेटल एंड निकल मेटल का ही यूज़ करते हैं। ये सारे यूज़ दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। द लिक्विड मेटल आर मरकरी, द लिक्विड मेटल मरकरी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द थर्मोमीटर्स। जो थर्मोमीटर में लिक्विड होता है वो आपका कौन सा होता है, मरकरी ही लिक्विड होता है। ठीक है, जो थर्मोमीटर में भरा हुआ रहता है। सोडियम मेटल्स एंड टाइटेनियम्स, जर्मीनियम मेटल्स आर यूज फॉर एटॉमिक एनर्जी, जो होता है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और जो स्पेस साइंस ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट होता है ना, साइंस प्रोजेक्ट, उसमें हम लोग जो है इन्हीं सब मेटल का यूज़ करते हैं। जर्कोनियम मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ, जो आवाज जो भी स्टील बनता है, बुलेट प्रूफ स्टील, बुलेट प्रूफ जो भी चीज़ बनता है, उसमें हम लोग क्रोमियम मेटल का ही यूज़ करते हैं, क्रोनियम। बाकी लीड मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग कार बैटरीज। कार बैटरीज को बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ करता है, लीड मेटल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। अल्युमिनियम फॉइल्स जो है वो आपका पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मेडिसिन हुआ, सिगरेट का पैकेट्स हुआ, फूड मटेरियल्स का जो पैकेट होता है, उसमें हम लोग अल्युमिनियम का ही फॉइल जो है यूज़ करते हैं। अब फॉइल कैसे बनता है आपको पता ही है, कैसे? यस, मेलिएबिलिटी प्रोसेस से, मेलिएबल के द्वारा हम लोग फॉइल को बनाते हैं, और डक्टाइल के द्वारा हम लोग एक थीन वायर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपका ये पूरा जो है हम लोग मेटल्स का बारे में पूरा समझ चुके हैं। अब हम लोग का बारी है नॉन मेटल्स का। अब हम लोग का किसका बारी है, नॉन मेटल्स का। तो अब फ्रेंड हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी। तो नॉन मेटल्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे नॉन मेटल्स का आपको डिफिनेशन अगर याद रखना है तो याद रख सकते हैं कि नॉन मेटल्स के लिए जो है जनरली हम लोग ब्रिटलनेस, यानी कि नॉन मेटल्स का नेचर होता है टूटने का, उसको हम लोग हैमर के द्वारा ब्रिटल करते हैं, यानी तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो आपका नॉन मेटल होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है और ना ही वो हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका इसके डिफिनीशन में अगर आपको लिखना है तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। बाकी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपको पढ़ेंगे, अगर आपको डिफिनीशन नहीं याद है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही याद है, तो आप वहाँ पे डिफिनीशन के थ्रू आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो कर देंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेन है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए। तो नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपका सबसे पहला है कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल।
नॉन मेटल जो है ना ही मेलेबल होता है, ना ही वो डक्टाइल नेचर शो करता है। अब आपको पता है मेलेबल किसको कहते हैं, डक्टाइल किसको कहते हैं। सिर्फ ये शो करता है ब्रिटल का, यानी टूटने का, सिर्फ ये टूटता है। जैसे ये पेंसिल का आपको यहाँ पर जो लेड दिख रहा है, यहाँ पर इसका जो आपको दिख रहा है जो पेंसिल का है लेड, ये आपका क्या होता है, ज़्यादा अगर आप इसको क्या करते हैं, छिल देते हैं, इरेज करते हैं इसको, ज़्यादातर आप इसको क्या करते हैं, छिल लेते हैं, तो ज़्यादा ये जल्दी टूट जाता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका नॉन मेटल है। नॉन मेटल का नेचर ही होता है टूटने का, तो ये आपका जल्दी टूट जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? यस, समझ गए, अच्छी बात है। तो यही आपका यहाँ पर बताया गया है फिगर के थ्रू। तो ब्रेक इजीली, यानी नॉन मेटल आपका बहुत आसानी से जल्दी टूट जाता है। ठीक है, इस पे ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता है। दूसरा है कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता ही है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सारे नॉन मेटल्स जो हैं आपके हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं करते हैं, बट एक इकलौता ऐसा ग्रेफाइट है, कार्बन का एलोट्रॉप्स एक इकलौता ऐसा ग्रेफाइट है जो क्या करता है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट करता है, बट वो नॉन मेटल है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सेप्शन से ज़्यादातर केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। थर्ड है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, ये लस्टर्स नहीं होते, यानी चमकते नहीं है ये। दे आर डल, काफ़ी डल होते हैं। जैसे बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है आयोडीन का। आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी एक लस्टर्स होता है, काफ़ी ज़्यादा चमकता है गोल्ड की तरह। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे आर इजली ब्रोकन, ये तो आप शुरू वाला ही पढ़ चुके हैं कि शुरू में ही ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि ये काफ़ी जल्दी टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज फ्रेंड। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट, डायमंड को छोड़कर, क्योंकि डायमंड जो है काफ़ी हार्ड मेटल आपका नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं नॉन मेटल होता है। 6 है कि नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपको में भी हो सकता है सॉलिड मिले, लिक्विड मिले, गैस मिले, एकदम फिक्स नहीं है कि इसका कौन सा शेप हो। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा टेम्परेचर है वहाँ पर। नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका अगर मेटल के अगर कंपेयर करें मेटल से, तो मेटल्स के अगर कंपेयरिंग में देखें तो नॉन मेटल्स का काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट डायमंड भाई साहब को छोड़कर, क्योंकि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। 8 है कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनका काफ़ी लो डेंसिटी होता है। नॉन मेटल्स आर लाइट, काफ़ी हल्के होते हैं नॉन मेटल्स। डेंसिटी इनका कम है तो मास इनका कम होगा, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि भाई साहब डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है मास बाई वॉल्यूम। ये एक्स्ट्रा जानकारी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होता है, इनमें साउंड नहीं होता है। ठीक है, बहुत हल्का साउंड होता है, गिरते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करते हैं, वहीं पे हल्का सा साउंड आपको निकलेगा गिरते हुए, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड विथ हीट विथ अदर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये हीट कीजिए चाहे कहीं भी कीजिए तो उनका ज़्यादा साउंड इनका नहीं निकलता है। और 10th प्रॉपर्टीज है कि नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, इनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कलर होता है, फिक्स कलर नहीं होता है कि इसी कलर के आपको मिलेंगे। तो ये सारे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे नॉन मेटल्स के। अब हम लोग आ गए हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो है अब हम लोग नॉन मेटल्स का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सो नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी अगर कोई एक नॉन मेटल है, उसका रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करते हैं तो वो आपका अधिकतर ये मतलब कि जो प्रोडक्ट के साइज है, प्रोडक्ट के साइड याद रखिएगा, रिएक्टेंट आपका क्या होता है, रिएक्टेंट आपका एरो के इस तरफ होता है। रिएक्शन आप देखे होंगे ना, एरो बीच में यहाँ पे पड़ता है, तो एरो के इस तरफ वाला रिएक्टेंट होता है और एरो के उस तरफ वाला प्रोडक्ट होता है। ये सारा चीज़ आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था। ठीक है और मैंने पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर, हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर। इस चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए,
तो प्रोडक्ट के साइड आपका जो है, अगर नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो प्रोडक्ट के साइड यानी इस साइड जो है आपका एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड आपका फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, भाई साहब प्रेजेंट हो, ये देखिए बुक से लिया हुआ है। क्या है, कार्बन इज ए नॉन मेटल विच कार्बन बर्न्स विथ एयर, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू ऑफ एयर टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। याद रखिएगा CO2 कैसा ऑक्साइड होता है, तो एसिडिक होता है। MCQ में पूछ देगा, क्योंकि इस बार आपका MCQ ही आ रहा है। तो CO2 का याद रखिएगा एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो कार्बन जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है O2 से, तो CO2 बना लेता है। ये आपका सिंपल सा रिएक्शन था। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि एक एसिड होता है, ठीक है। H2CO3 जिसका होता है H2CO3 इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट, जब सल्फर O2 से रिएक्शन करता है तो SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो H2SO3 बनाता है, H2SO3 जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इनका नाम अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। अनदर मैं तो आपको PDF दूंगा ही टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके इसको उठा सकते हैं, इस PDF को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ फिगर है और कुछ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर, अगर हम फॉस्फोरस को एयर के साथ बर्न करते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ, तो वो एक येलो फ्लेम निकालता है। यहाँ देखिए फिगर में येलो फ्लेम निकल रहा है। और क्या बन के निकलता है पाउडर में, तो पाउडर में आपका निकलता है फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड यानी P2O5 यहाँ पे होगा, P2O5 आपका यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड आपका यहाँ पे निकलता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए वाइट फॉस्फोरस स्टोर अंडर द वाटर, ये जो वाइट फॉस्फोरस आपको दिख रहा है पानी के अंदर स्टोर करके रखा हुआ, ये इसलिए रखते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, यानी ये काफ़ी जल्दी जो है वो जल जाएगा। अगर हम इसको हवा में, खुला हवा में रख देंगे तो इसमें काफ़ी जल्दी आग लगने का जो है ज़्यादातर इसमें जो है क्या रहता है, उम्मीद जो है ज़्यादातर रहता है, क्योंकि ये हवा में काफ़ी जल्दी जो है रिएक्ट कर जाएगा और इसमें कैच कर सकता है, यानी ये फायर जिसमें लग सकता है। बट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन वाटर के अंदर रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं वाइट फॉस्फोरस को। जैसे ही इसको आप एयर में ले जाइएगा तो ये काफ़ी जल्दी जो है इसमें, इसके अंदर जो है वो आग लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करके रखते हैं, वाटर में स्टोर करके रखते हैं। तो ये सारे जानकारी आप याद रखिएगा, याद नहीं कीजिएगा, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आपको गो थ्रू करना है, यानी हल्का सा आपके माइंड में सिर्फ बैठाना है, बाकी आप इसको रटने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। एक बार इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम, ये चैप्टर आपका बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट अब हम लोगों का है, क्या आप बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं तो आप ये क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए जो है ये क्लास नहीं है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो फिर आपके लिए ये क्लास नहीं है, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो काफ़ी सीरियस है अपने मार्क्स के लेकर कि उनका मार्क्स काफ़ी अच्छा आना चाहिए, बस वही लोग इस क्लास को देखें। क्योंकि अब इसके बाद, इसके जस्ट बाद में शाम को जो है वो आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी सीरीज़ जो है वो वीडियो जो है मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। तो काफ़ी कड़ी मेहनत चलेगी, तो आप लोग जो है अगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वही यहाँ पे रुकेंगे, बाकी न पढ़ने वाले लोग यहाँ से चले जाएंगे। लाइक ना करें कोई बात नहीं, बट सीरियसली होके यहाँ पे पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उतना आप फोकस रखिए, ज़्यादा अब आपको आलतू फालतू पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बस मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते जाइए। चलिए, कार्बन इज ए नॉन मेटल व्हेन कार्बन बर्न्स विथ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर इनसफिशिएंट सप्लाई हो रहा है कहीं पर ऑक्सीजन, यानी काफ़ी अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है, और आप वहाँ पे कार्बन को जला रहे हैं, तो क्या कैसे फॉर्म होगा, आप उसके बारे में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर इनसफिशिएंट सप्लाई है वहाँ पर ऑक्सीजन का, तो क्या चीज़ फॉर्म होगा वहाँ पर कार्बन के जरिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कार्बन इनसफिशिएंट में अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो काफ़ी जहरीली गैस को जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी सिर्फ CO।
ये काफ़ी जहरीली गैस होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है, हर एक बच्चा को पता है। मैं आपको बता दूं, नॉन मेटल्स का जो है एक दो टॉपिक जो है आपका बच जाएगा, जैसे आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड आपका बच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा ना कि एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको सारा चीज़ समझा दूंगा, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। बाकी इस चैप्टर से जितना आपको पूछने लायक क्वेश्चन था मैंने वो चीज़ पढ़ा रखा है। बाकी आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से उतना आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट कुछ उन बच्चों के लिए मैं पढ़ा दूंगा जिनको लगता है कि हाँ जानकारी होना चाहिए। तो मैं 10 मिनट का जो है आपके लिए एक छोटा सा क्लास लेके आ जाऊंगा और आपको जो है आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपको छोड़ूंगा। ठीक है, आप बस पढ़ते जाइए, इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। इतना गला फंसते हुए के बावजूद भी मैं आपको काफ़ी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। तो अब हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वाटर के साथ। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, चाहे वो स्टीम में हो चाहे नॉर्मल वाटर हो। टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, कि वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करे यानी बाहर निकाले, ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दिस इज बिकॉज, इसलिए क्योंकि नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। सॉरी सॉरी इसलिए क्योंकि नॉन मेटल्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो कि वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सके। ऐसा जो है नॉन मेटल्स के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को निकालने के लिए नहीं होता है। बस आपको ये रीज़न याद रखना है और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अब हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सो सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम लोग नॉन मेटल से करेंगे यानी क्लोरीन से जैसे हम करेंगे, तो यहाँ से आपका एक कॉमन सॉल्ट मिलेगा NaCl, और Br जो है वो अपना बाहर निकल जाएगा, Br2 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल सा आपका रिएक्शन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिफ्थ है आपका क्या कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन गैस, ये रहा आपका क्लोरीन, नॉन मेटल हाइड्रोजन है। सो यहाँ से रिएक्शन कीजिएगा तो आपको सिंपल सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा जो कि आपका क्या है 2HCl होता है। उसी तरह से जब एक मेटल है आपका P4, उसका रिएक्शन कीजिएगा क्लोरीन से तो आपको 4PCl3 मिलेगा, जिसका नाम होता है, इसका नाम ये आप याद रखिएगा, PCl3 का नाम आप याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में, क्या है नाम, तो याद रखिएगा फोस्फोरस, और क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा, CHLORIDE, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गएगा PCl3 का जो है फॉर्मूला क्या है, सॉरी PCl3 का कॉमन नेम क्या है, तो फोस्फोरस क्लोराइड होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ आपका क्वेश्चन है, सॉरी सिक्स्थ आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जैसे H2 जो है सल्फर के साथ रिएक्शन किया, जो कि सल्फर एक नॉन मेटल है, तो आपका H2S बन जाता है, जो कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है नाम उसका। नाइट्रोजन जो है रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो अमोनिया बनता है 2NH3। अब देखिए इसके कैटलिस्ट बना है यहाँ पर आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट बना है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अमोनिया का प्रिपरेशन में कैटलिस्ट क्या होता है, तो मेटल होता है आयरन मेटल। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स नॉन मेटल्स का, और भी आगे कुछ भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शाम को लगा लेंगे। ठीक है, चलिए
आइए अब आगे हम लोग क्वेश्चन अपना डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग शाम को लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे तो डिफरेंस आप लोग भी बता सकते हैं मेटल नॉन मेटल का, क्योंकि आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो अब आप खुद से डिफरेंस बता सकते हैं, ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो याद रखिएगा, मेटल्स में अगर देखें, इस तरफ मेटल है और इस तरफ नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर, ठीक है। वहीं पर नॉन मेटल जो है वो ब्रिटलनेस जो है आपका शो करता है, ना ही वो मेलेबल होता है ना ही वो डक्टाइल होता है, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है, बट ये नहीं होता है लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर उसके बाद थर्ड है कि मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश हो सकता है, बट ये जो आपका नहीं हो सकता है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन था ना, यस, आयोडीन। यहाँ देखिए आयोडीन एक एक्सेप्शन था, एक तरह से आपका रिवीजन हो गया। फोर्थ है कि मेटल्स आर सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर, बट क्या चीज़ किसको छोड़कर, तो मरकरी को छोड़कर। और उसी तरह से यहाँ पर जो चौथा है कि नॉन मेटल्स में बी सॉलिड लिक्विड और गैस एट ए रूम टेम्परेचर, ये चीज़ मैंने पढ़ा रखा है आपको। फिफ्थ है कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, बट यहाँ पर नॉन मेटल में देखें तो नॉन मेटल आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और ना ही टफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह डिफरेंस बिटवीन कुछ था। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। ये एक आपका क्रैश कोर्स तरह का एक तरह का है, ठीक है। रिवाइज में आपको करा रहा हूँ सारा टॉपिक, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर हम उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखें, एक तरह का ये रिवीजन है, तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सो पहला मेटल में देखें तो मेटल आर बेसिक ऑक्साइड, बट यहाँ पे नॉन मेटल का देखें तो नॉन मेटल आर एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। दूसरा है मेटल में देखें तो मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्म वाटर, मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और वाटर का फॉर्म करता है। वहीं पर नॉन मेटल जो है वो कभी भी रिएक्शन नहीं करता है वाटर के साथ, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है। डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को वो डिप्लेस नहीं कर सकता है, वाटर नहीं बना सकता है। थर्ड है मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्म डाइल्यूट एसिड, और नॉन मेटल में थर्ड है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड हेंस डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्म ए डाइल्यूट एसिड। फोर्थ है मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जो है वो आयनिक क्लोराइड जैसे NaCl बना था रिएक्शन करके सोडियम के साथ। ये चीज़ मैंने सारा चीज़ पढ़ा रखा है। और इधर फोर्थ में देखें तो नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड विथ क्लोरीन, ठीक है। इधर फिफ्थ में देखें तो मेटल यूजुअली डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, यहाँ पर मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ यूजुअली कंबाइन नहीं होते हैं, ये सिर्फ रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ सिर्फ रिएक्टिव मेटल ही कंबाइन होंगे, यानी कि हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर मेटल है वो सारे कंबाइन होंगे रिएक्टिविटी सीरीज का। और यहाँ पे फिफ्थ वाला में देखें तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स, ये इसके डिफरेंट्स हैं, याद रखना है तो याद रखिए। बाकी MCQ टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो इनको अगर आप याद भी नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यूजेज है, यूजेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा इसको। यूजेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। तो यहाँ देखिए, पहला है कि हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स मेकिंग वेजिटेबल घी जो होता है, ये सारे यहाँ पे इसके यूजेस दिए हुए हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे। नाइट्रोजन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स, ये इसका यूज़ होता है। कार्बन जो है उसका, जैसे कार्बन में जो ग्रेफाइट है इसका यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ सेल और ड्राई सेल जो होता है उसमें हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे जो आपका जो घड़ी का जो बैटरी होता है उसको जब तोड़ते हैं तक बड़ा सा ब्लैक रंग का निकलता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख भी रहा है, तो यही होता है आपका। फिर हाइड्रोजन इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, आप देखे होंगे अभी रिएक्शन हमने दिखाया था, आपका रिएक्शन अमोनिया का रिएक्शन अभी मैंने आपको दिखाया था। फिर इधर देख लीजिए नीचे, ड्यू टू द इनर्टनेशन हाइड्रोजन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड मटेरियल में यूज़ करते हैं इसका।
बाकी ये सारा यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सल्फर इज यूज फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने आपको पढ़ लिया है, बाकी आप चीज़ पढ़ सकते हैं। एक ये चीज़ याद रखिएगा आप, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक ट्राई नाइट्रोटोलिन, जिसको TNT बोलते हैं, एंड नाइट्रोग्लिसरीन आर यूज्ड फॉर एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव में ये चीज़ आपके यूज़ होते हैं। क्या चीज़? एक तो TNT और एक नाइट्रोग्लिसरीन। ये आपके एक एक्सप्लोसिव में यूज़ किया जाता है, जो ब्लास्ट किया जाता है पहाड़ वहाड़ तोड़ने के लिए, उस सब में इस सब का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना मेटल नॉन मेटल का सारा जो है सारा चीज़ रिवाइज कर लिया है। अब इसके बाद बस आपका क्वेश्चन आंसर है, तो इसको हम लोग शाम को करेंगे क्वेश्चन आंसर को, और बाकी आपका मेटल्स नॉन मेटल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बचा है आपका एक कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड का चीज़, तो मैं वो चीज़ आपको 10 मिनट का एक वीडियो बना के मैं आपको एग्ज़ाम से पहले दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका मेटल नॉन मेटल का सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है, शॉर्ट में रिवीजन सारा चीज़ करा दिया है। अब एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका PDF ले लीजिएगा और इसका रिवाइज़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग शाम को क्वेश्चन लगा लेंगे। इसका सारा क्वेश्चन बेहतरीन है, आप देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरह से अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए इस वीडियो को, और काफ़ी ज़्यादा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।